वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव पे आपको खुशामदीद कहते हैं। काबुल में इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो रही है। तालिबान को आए हुए काबुल में 2 रोज हो चुके हैं। आज दूसरे रोज भी काबुल के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का मंजर देखा गया। हालांकि सिविलियंस के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। यहां से इस वक्त गैर मुल्की सफारती अमले को निकाला जा रहा है। काबुल में परेशानी है, सरासीम की है। इस सूरत हाल पे ये एक डेवलपिंग सूरत हाल है। आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि तालिबान रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तालिबान स्पोक्स पर्सन इस पर बात की है, आम माफी का ऐलान किया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दोबारा उनकी नौकरियों पर वापस बुलाया है। लेकिन लोगों में इस वक्त, अफगान शहरियों में खुसूसन इस वक्त क्या उनके जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, ये सियासी मंजरनामा जो तालिबान की आमद के बाद अफगानिस्तान का बन रहा है, इसका पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट होगा, इसका दीगर दुनिया पे क्या इफेक्ट होगा, खुद अफगानिस्तान का और इसके शहरियों का क्या फ्यूचर है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन अब्बास साहब, जो कि प्रोफेसर हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के और नियर ईस्ट साउथ एशिया सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के। बहुत तवील प्रोफाइल है हसन अब्बास साहब का, बहुत अकम्पलिश्ड स्कॉलर हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनकी क्या राय है इस मौजू पर ये जानेंगे। खुशामदीद कहते हैं सर आपको वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पर। आपने किताब भी लिखी है तालिबान रिवाइवल के नाम से अब से कुछ अरसे पहले। तो क्या ये वाकई में तालिबान का रिवाइवल हम देख रहे हैं? क्या ये एक रीबर्थ है उनकी, क्योंकि एक नया चेहरा उनका सामने आ रहा है? कोई शक नहीं, तालिबान का एक तो बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का। लुकिंग फॉरवर्ड वॉइस ऑफ अमेरिका के आपके बड़े जबरदस्त प्रोग्राम्स होते हैं करंट अफेयर्स पे, सो आई एम ग्लैड टू बी ऑन VOA। देखिए, ये रिसर्जेंस या रिवाइवल तो जारी था तकरीबन पिछले 10 साल से, और ये अपना एक जोर पकड़ता गया, और बिलाखिर इस इतना जोर पकड़ा कि जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं अमेरिका की और नेटो की, वो सब एक नतीजे पे पहुंचे कि ये वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, हमने जो कुछ कर सकते थे अफगान फौज को तैयार करने के लिए, बाकी चीजों में हमने कोशिश की, लेकिन एक फिर वो फैसले पे पहुंचे और एक पीस डील भी हुई दोहा में। तो ये रिवाइवल तो जारी था और इसके असरात बड़े अरसे से नुमाया थे। अब जो शक्ल हम नई तालिबान की देख रहे हैं, एक तो जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज टू अर्ली टू मेक अ जजमेंट कॉल, और उसकी वजह यह है कि जाहिर है तालिबान ने, इसमें कोई शक नहीं है कि सबक सीखे हैं। उनको ये पता है कि ये पुराना 1996 वाला दौर नहीं है जब वो आके अपनी ब्रुटैलिटीज कर सकते थे, और एक मुल्ला उमर का एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू था, एक बड़ा मुख्तसर लिमिटेड पर्सपेक्टिव था। अब ये वाले तालिबान हैं, ये पले बड़े हैं अपने रीजनल कंट्रीज में, पाकिस्तान में, कुछ दोहा में इन्होंने बड़ा ट्रेवल किया है, इन्होंने इस पुरानी बात से सबक सीखा है। और ये दोहा वाले जो हैं, ये तो सारे बड़े पढ़े लिखे लोग भी इनके अंदर हैं, तो इनकी जो एक सोफिस्टिकेशन है। अब सवाल ये है कि ये शुरू के दिनों में तो क्योंकि इनको इंटरनेशनल फंड्स भी चाहिए, इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी चाहिए, इन्होंने कुछ चीजें सीख भी ली हैं, और जो तालिबान का सामने इस वक्त चेहरा आ रहा है, ये वो दोहा वाले लोग हैं जो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हैं, जिन्होंने अपनी समझ बूझ के मुताबिक एक मीडिया इमेज बिल्ड किया है। तालिबान ने जो रिवाइवल किया है, वही उनका अक्सर वो बेशतर मीडिया मैनेजमेंट पे मबनी था। तो वो ये जानते हैं सोशल मीडिया में क्या कहना है, दुनिया को क्या कहना है। अब ये इन्होंने क्या, इनके तमाम लोगों ने इसको इंटरनलाइज भी कर लिया, क्या ये वाकयातन कुछ चेंज हो गए, ये हमें देखना होगा। क्योंकि सिर्फ मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ, पिछले 5 से 6 महीने में तकरीबन 24 मेजर अटैक्स हुए मस्जिदों के ऊपर। पिछले चंद सालों में तकरीबन 800 से 1000 इमाम मस्जिद हैं जिनको इन्होंने कत्ल किया। कितनी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई, वो किन लोगों ने की? वो कोई मार्स से या प्लूटो से तो नहीं आए थे, वो यही लोग थे। तो इनके अंदर वो वाले दहशत गर्द किस्म के अनासर भी मौजूद हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी मौजूद हैं, इनका वर्ल्ड व्यू मुख्तलिफ है। अब ये जो सामने स्पोक्स पर्सन आए हैं, लोग आए हैं, हम तो चाहते हैं अल्लाह करे कि ये अपना इन्होंने सबक सीख लिया हो, और इनके पास अगर इतनी ताकत है तो इन्होंने अपने आप को मॉडरेट कर लिया हो, मैं कहूंगा। और एक दरमियाना रास्ता, मॉडरेट तो अंग्रेजी के लफ्ज से लोग घबरा जाते हैं उससे पाकिस्तान में, और उर्दू सुनने वाले, क्योंकि उनको जनरल मुशर्रफ की वो मॉडरेशन वाला सबक याद आ जाता है जो बिल्कुल इट फेल फ्लैट। तो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में ये मैसेज इसको इंटरनलाइज किया और इसको ये एफर्ट करेंगे परस्यू करने के लिए, और जो इनकी मॉडरेट विजन के खिलाफ जाएगा उसको ये साइड लाइन करेंगे। लेकिन इट इज टू अर्ली टू मेक दैट कॉल एट दिस टाइम।
हसन अब्बास साहब, आपने अभी जिक्र किया कि कत्ले आम हुआ है गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान भी, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनके स्पोक्स पर्सन ने इस पर माफी मांगी। उनका कहना था कि हम हालत जंग में थे और उसमें हमारे लोग भी मारे गए और हम माफी चाहते हैं। तो आपको ये लगता है कि एक अर्नेस्ट अपॉलॉजी है उनकी जानिब से? दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि कयादत मॉडरेट और एक सॉफ्टर इमेज दिखाना चाह रही है, लेकिन कल भी हम एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे काबुल में और उनका कहना था कि एक सूबे में ऐलान किया गया था कि अब मसाजिद से ऐलान किया गया था कि अब जो 20 साल से कम उम्र खवातीन है उनको तालिबान के निकाह में दिया जाएगा, बेवाएं उनके लिए खाना बनाएंगी। और इसी तरीके से हमने हेरात में भी देखा कि खवातीन को यूनिवर्सिटी में दाखिले से मना किया गया। तो एक डिस्कनेक्ट नजर आता है इनकी लीडरशिप में और जो ग्राउंड पे इनके वॉलंटियर्स या तालिबान मौजूद हैं उनके दरमियान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। माफी वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसमें हम अब मजहबी एतबार से हैसियत मुसलमान, उसका मैं जवाब ये दूंगा। ये बड़ा क्लियर हमारे मुसलमानों की ट्रेडिशन में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई माफी मांग ले आपसे, आपको पता भी हो कि वो जो है ऊपर ऊपर से कह रहा है, तो उसकी माफी मांग लें। अगर कोई फेस सेविंग चाहता है उसको फेस सेविंग दे दें। ये इस्लाम के बुनियादी असूलों में से। दूसरी बात जो वी मस्ट गिव क्रेडिट, उन लोगों ने ये कहा है कि तालिबान की नई लीडरशिप ने कि हम सबको माफी का ऐलान करते हैं। और उन्होंने पहली जो बात की, जो वो पैलेस में गए प्रेसिडेंशियल, वहां पे जो उन्होंने कुरान हकीम की आयात की तिलावत की, उसके बाद उन्होंने कहा ये फतेह मक्का में जैसे हुआ था सबको माफ कर दिया गया। देखिए, जो बात अच्छी हो वो कहनी चाहिए। उन्होंने जो दो ये रेफरेंसेस दिए ये बड़े पॉजिटिव हैं। उन्होंने ये लोगों को सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने की इजाजत दी। 1996 का तालिबान अगर बैठा होता वहां और उसको इस तरह का सवाल किया जाता तो वो बंदूक निकालते और उसको गोली मार देते। उन्होंने उसको, जिस बंदे ने क्रिटिसिज्म किया, उसने ये भी कहा उन सवाल जवाब में कि क्या आप भी लोगों से माफी मांगेंगे, जिसके जवाब में फिर आगे बात चली। तो एक बात तो ये। दूसरी हकीकत ये, जो कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आ रही हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस इस तरह हैं जिस तरह किसी भी सियासी जमात में एक हार्ड लाइनर विंग होता है, एक लेफ्ट विंग होता है, कुछ मॉडरेट्स होते हैं। ये तमाम पार्टियों में, चाहे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन हैं। हमने देखा ट्रंप की पार्टी जब थी रिपब्लिकन, तो जो मॉडरेट रिपब्लिकन थे वो सब उनके खिलाफ खड़े हो गए। इसी तरह पाकिस्तान में भी है। तालिबान के लिए ये हकीकत समझनी जरूरी है कि ये एक दोहा वाले लोग हैं, जो मुल्ला बरादर और ये इनके साथ बहुत से लोग थे। आप बाकियों के प्रोफाइल पढ़ें। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, आपके ऑडियंस को पढ़ना चाहिए, जो मुजीब ने लिखा था। वो न्यूयॉर्क टाइम्स में है। मेरे शागिर्द भी हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, तो मैं इसलिए भी मुझे याद है। लेकिन वो उनकी स्टोरी थी कि जो 5-6 टॉप अफगान लीडर्स हैं, ये आज से 30-40 साल पहले सब कट्ठे स्टूडेंट्स थे। जालमे खलीलजाद भी, और जो जई साहब हैं, और बाकी, और इनमें से कुछ पीएचडी हैं, बाहर के पढ़े लिखे हैं। बड़ा इनका इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। ये दोहा वाले लोग जो हैं, ये अगर कामयाब हो गए अफगानिस्तान में अपना कंप्लीट कंट्रोल एस्टेब्लिश करने में, तो इनसे आप ऐसी ही बातें सुनेंगी जो आपने आजकल में सुनी। ये माइनॉरिटीज को हमने सुना, वो सिखों को और गुरुद्वारे में भी गए और उनको कहा देखें आप लोग भाग के ना जाएं। वो उन्होंने कहा जो लोग एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं आपको माफ करते हैं, वापस आ जाएं। लेकिन हमें साथ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें भी पता है। हमें ये पता है कि लोगों के घरों में जा रहे हैं, जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं और मशहूर सरकारी मुलाजिम हैं, उनको वो ढूंढ रहे हैं, उनको वो मार्क कर रहे हैं। मे बी उनको अगर मारना नहीं चाहते तो कम से कम मॉनिटर करना चाहते हैं। एक बात ये दोहा वालों की। लेकिन इनके और लोग हैं। एक इनका ग्रुप है जो जिसको जो हैबतुल्लाह, जो उनके असल मुल्ला उमर की जो लीडरशिप के बाद आए 2-3 लोग, मुल्ला मंसूर थे। फिर वो भी याद रखना चाहिए कि मुल्ला मंसूर को ड्रोन स्ट्राइक में कोयटा के पास मारा गया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली ईरान में छोड़ के आ रहे थे। ईरान का मैं तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि ईरान ने भी तालिबान पे बड़ा असर पैदा किया। और जो इस्माइल खान है, वो तालिबान को जब उन्होंने ही सरेंडर किया तो वो ईरान चले गए। ये ईरान से भी कुछ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो अहले तशीह को उन्होंने जुलूस में शामिल भी हुए। एक मजलिस में भी जाके वो बैठे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। अप्रिशिएट करना चाहिए, जेस्चर अच्छा है। लेकिन इनके जो लोग मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ लिंक्ड हैं, जो मुल्ला उमर वाली ट्रेडिशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में, वो और लोग हैं। फिर इंसर्जेंट्स हैं, आम लोग हैं जो तालिबान के साथ शामिल थे। उनमें ड्रग डीलर्स भी हैं, उसमें टेररिस्ट भी हैं। इसमें से कुछ लोग थे जो आईएसआईएस तो दैश में चले गए। तो ये मुख्तलिफ रंग हैं, जिसे कहें आप शेड्स ऑफ तालिबान हैं। हम चाहते हैं कि इसमें से जो मॉडरेट लोग हैं वो आ जाएं। और चांस नजर आ रहा है कि इस वक्त जो स्पोक्स पर्सन है ये दोहा वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इनकी इंटरनल स्ट्रगल में कौन सा पहलू ऊपर आ जाएगा, कि जो हार्ड लाइनर है कंजर्वेटिव वो ऊपर आ गए, तो ये सब कुछ 2 दिन के अंदर आप तब्दीली भी देखेंगे।
یہ हम ये कह पर्सपेक्टिव। सकते हैं कि इस वक्त तालिबान को ऐसे चैलेंजेस का सामना है, एक तो दुनिया के सामने अपना सॉफ्टवेयर इमेज और बेहतर इमेज उनको लेकर आना है, दूसरा अफगानिस्तान की अपनी जो आबादी है, जो शहरी है, उनको काम डाउन करना है कि अब तालिबान से उनको खतरा नहीं है, तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज उनको अंदरूनी तौर पर भी होगा, क्योंकि माजी में हमने देखा है तालिबान में धड़ेबंदियां बहुत आसानी से हो जाती हैं, और अगर ये अंदरूनी चपकले शुरू हो गई तो फिर उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। बिल्कुल धड़ेबंदियां भी। मैं आपको एक एक्चुअल वाकया सुनाता हूँ कल का। अफगान एक यहाँ पे फैमिली है, वो खातून जो है उनकी शॉप है बड़ी वॉशिंगटन डीसी में अच्छी जगह पे। तो मैं मेरी बेगम कल वहां पे गए। माय वाइफ वांटेड टू आस्क, उनसे पूछना चाहती थी कि आपके खानदान वाले अफगानिस्तान में हैं, हम कोई मदद कर सकते हैं, परेशानी में होंगे कि इनके पता नहीं लोग कहाँ भाग रहे हैं। तो वो बज़ाहिर वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। तो मेरी बेगम ने उनसे पूछा कि आपकी फैमिली हमें पता है वहां पे, आप बड़ी परेशान होंगी, सब खैरियत है? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल खैरियत है। ये मैं आपको एग्जैक्ट वाक्य सुना रहा हूँ, और ये इम्पेरिकल, मैं इसको नहीं कह सकता ये डोमिनेंट फैक्टर होगा जो मैं आप बता रहा हूँ, लेकिन ये एक एनेक्डोट है। उन्होंने कहा नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है, तालिबान हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो वो बड़ी एक पढ़ी लिखी खातून है, बड़ी उनका एक ऐसा रवैया, ऐसा उनकी पढ़ाई लिखाई और तरीका है कि जो हमारा ख्याल था कि तालिबान के वर्ल्ड व्यू से मुख्तलिफ है। तो हमने थोड़ा हैरत से पूछा कि अच्छा यू आर कॉन्फिडेंट कि तालिबान आपको कुछ नहीं कहेंगे? उन्होंने कहा हाँ, इसलिए कि हम पठान हैं, हम पश्तून हैं। अच्छा, मैं ये बात इससे ये गस कर रहा हूँ कि जो ये अलग एक डोमिनेंट फैक्टर है कि जो पश्तून है, मैं इसमें एथनिसिटी को ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं उभारना चाहता, लेकिन जो ताजिक और उज़्बेक और हजारा हैं, उनके लोगों से क्या पता तालिबान का रवैया मुख्तलिफ हो। हाँ, तालिबान सिर्फ पश्तून नहीं है, लेकिन डोमिनेंटली तो पश्तून ही है, हमें पता है। 80%, 70%, बाकी 30% इस तरह पेनिट्रेट वो हुए हैं। इसी वजह से जो नॉर्थ का इलाका है वो बड़ी आसानी से कब्जा हो गया। मजार शरीफ क्यों भाग गए ताजिक और उज़्बेक लीडर? दोस्तम भी भाग गए, और जो बड़े बड़े तुरा खान बनते हैं वहां पे नॉर्दर्न लैंड्स के, वो सब के सब फरार हो गए, इसलिए कि तालिबान की उस एरिया में भी सपोर्ट है। द पॉइंट आई एम मेकिंग कि इनकी जो स्ट्रगल है वो पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी पे भी है, एथनिक भी है। ये क्या, इनका चैलेंज बहुत बड़ा है, और अगर इस चैलेंज में कामयाब हो गए तो ये एक बहुत बड़ा नया मॉडल क्रिएट कर देंगे। इसका पोटेंशियल हमें समझना होगा। मैं उसको कंपेयर नहीं करता ईरान से, क्योंकि वहां पे तमाम 90-95% अहले तशी हैं, तो उनके लिए रेवोल्यूशन एक पूरा एक तरह का था। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ रंग हैं। अगर ये इनके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है, ये एक बड़ा जबरदस्त मॉडल क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड को हम कैसे भूल जाएं? इनकी एट्रोसिटीज को, इन्होंने हजारा के साथ क्या किया, इन्होंने बुद्धा के वो स्टैच्यूज गिराए, इन्होंने म्यूजियम्स के साथ क्या किया, इनका जनरल वर्ल्ड व्यू क्या है, वो सारा हम नहीं भुला सकते, बिकॉज वो एक बहुत बड़ी हकीकत है हमारे सामने। अच्छा, और जैसे कि तालिबान ने खुद ने भी कहा है कि उनकी आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन उनकी क़यादत का कहना है कि हमने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। इस पे भी हम बात करेंगे हसन अब्बास साहब, एक एक करके। अब मैं मुख्तलिफ कंट्रीज के जो अफगानिस्तान में स्टेक्स हैं उनके ऊपर आपसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले अमरीका का जिक्र करेंगे। अमरीका पे बड़ी तनकीद की जा रही है इस वक्त अपनी अफवाज वापस बुलाने पर, लेकिन आपने सदर जो बाइडन का बयान देखा, उन्होंने कहा कि वो अपने फैसले पर कायम है, और ये 5वें सदर पर वो फैसला आगे मूव ऑन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अमरीका के हक में यही बेहतर था। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इसमें ये पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं जो अपनी राय दे रहा हूँ ये मेरी जाती राय है, लेकिन मैं क्योंकि एक डिफेंस के इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन हमें मुकम्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मुकम्मल फ्रीडम ऑफ थॉट है। मुझे लिहाजा कोई जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी जाती राय है, और मुझे अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर फख्र है। देखिए, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला है, और ये इतना कंट्रोवर्शियल फैसला है कि इसका नतीजा पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग होगा। ये बात सदर बाइडेन की हमें समझ आती है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने $1 ट्रिलियन लगाए, हमने 20 सालों में 10 दफा अपनी पॉलिसी तब्दील की, वहां 10,000 लोग रख के भी देखे, वहां 1 लाख लोग रख के भी देखे, और जब 1 लाख फौजी थे तो उनके साथ 50,000 इंटेलिजेंस के लोग भी थे, कॉन्ट्रैक्टर, जो हमें आमतौर पर फिगर्स में नहीं बताए जाते। उनकी फौज को तैयार करने की कोशिश की, खवातीन के राइट्स के लिए जो कुछ हो सकता था वो किया, पॉलिटिकल एक लीड सारी गई, यानी अफगानिस्तान एक मुख्तलिफ जगह बना। बिन लादेन, उनका आर्ग्यूमेंट ये, हमें थ्रेट बिन लादेन से थी, वो मारा गया। हमें तालिबान की मेन लीडरशिप को हमने डिसमेंटल किया, जो मुल्ला उमर वाला वर्ल्ड व्यू था उन लोगों को। एंड देन द आर्गुमेंट ये है कि अब तालिबान दोबारा स्ट्रांग हो रहे थे, अब हमने 20 साल में, हमने को 50 साल तो नहीं रहने का वादा किया था, 20 साल में उनकी फौज को तरबियत दी, तो अफगान खुद भी तो अपने पैरों पर खड़े हों, और उनके अभी तक 50 से 60% पैसे बाहर से आ रहे थे।
تو یہ ان کا ایک پالیسی ڈیسیژن تھا. کووڈ-19 کے بعد سے آپ کو پتا ہے ٹریلینز آف ڈالرز اکانومی پہ لگ رہے ہیں. انفلیشن امریکہ میں بڑھ رہی ہے, تو انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے, اکنامک کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے. کل لوگ سوال کریں گے کہ آپ یمن سیریا سے باہر آ گئے یا وہاں پہ آپ ڈرون سے اٹیک کر رہے ہیں, آپ عراق سے اپنی فوجیں بہت کم کر دیں, تقریباً آپ 2011 کے بعد بہت دور ہو گئے, بہت مختصر سی ارینجمنٹ ہے, تو یہ افغانستان میں مزید کیوں پیسے لگائے جا رہے ہیں جبکہ طالبان بھی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. تو کوئی بھی صدر جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں, مجھے یہ سمجھ آتی ہے. جہاں کرٹیسزم ان کا ہے کہ یہ ایک سموتھ طریقے سے کیا جا سکتا تھا, جو اب آخری ہم وہ C-130 دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ لوگ لٹک رہے ہیں اور لوگ گر رہے ہیں, اور ایک افراتفری, اور طالبان ایسے وہاں پہ آگے, یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ ایران کا جو ریولوشن ہوا تھا آیت اللہ خمینی کا, یہ ان پہ کرٹیسزم ہوگا. اور یہ بجا کرٹیسزم ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق تھا, نہ ان کے ویزے پورے ہوئے, نہ آپ لوگوں کو پراپر نکال سکے, اس کا جواب دینا اس بڑا مشکل ہے. اور امریکہ کی دنیا میں امریکہ کے لیے باعث شرمندگی بات بن رہی ہے. یہ لہٰذا امریکہ کے صدر کو پولیٹیکلی اس ایڈمنسٹریشن کو جواب دہ ہونا پڑے گا, کیونکہ جو افسران ڈیفنس میں, انٹیلیجنس میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ذمہ دار تھے, لگ یہ رہا ہے کہ نہ ان کی آپس میں بات ہوئی تھی, نہ کوئی انہوں نے پراپر اسٹریٹجی میکنگ کی تھی اس ٹرانزیشن سے نکلنے کی. میجر ڈیسیژن, میری ذاتی رائے, مجھے سمجھ آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی بات کو, اوکے ایون اف آئی ڈونٹ ایگری آئی انڈرسٹینڈ اٹ, سمجھ آتی ہے صدر بائیڈن نے کیوں فیصلہ کیا, اور میں تھوڑا سا لیننگ ہوں ان کے اس فیصلے پہ کہ یہ صحیح فیصلہ ہے. امریکہ نے اپنی ہر کوشش کر لی. اب وہاں جا کے کیا ڈیموکریسی ان کے ہر ایک کے سر پہ بیٹھ کے ووٹ دلوائیں گے؟ کتنی کوششیں کر دی, ان میں سے بہت سی کوششیں فیل بھی ہو گئی. لیکن اس میں ٹرانزیشن سے موو کرنے کا طریقہ اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا. یہ ایک بلنڈر ہوا ہے, جو امیجز کریٹ ہوئے ہیں اس سے امریکہ کے لیے بڑی باعث شرمندگی بات بنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بڑی صاف اور سامنے ہے, اور اس سے ہم نہیں جھٹلا سکتے. حسن عباس صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویدر اینی بڈی لائکس اٹ اور ناٹ, افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہے, ان کی حکومت اسٹیبلش ہونے جا رہی. کیا دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی؟ دیکھیں, دنیا کو تسلیم اصولی طور پہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ ملک ہے, اگر وہاں کی کوئی حکومت ہے, نارتھ کوریا کو بھی یہ پسند ہے یا نہیں ہے, ان کے جو صدر ہیں وہی صدر ہیں. رشیا میں پیوٹن 3 دفعہ الیکشن اپنا پورا کانسٹیٹیوشن چینج کر کے بن گئے, ویسے ہی طریقہ ہے. کتنی آتھوریٹیرین رجیمز ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر کوئی کراؤن پرنس اپنے بڑے کو گرفتار کر لیتا ہے, 200 لوگوں کو, اور کراؤن پرنس بن جاتا ہے جس کا لائن میں سلسلہ ہی نہیں تھا. یا جو ہم تبدیلیاں دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں, صدر اردوغان نے کانسٹیٹیوشن چینج کیا, وہ مسلسل صدر رہے. ہر ملک اپنا انڈیپینڈنٹ ہے, اور امریکہ کو اپنی پالیسی کنسسٹنٹ رکھنی پڑے گی. یہ امریکہ بھی اور دنیا بھی, یہ ہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ اٹراسٹیز ہوں ہیومن رائٹس کی, آپ ان کے لیے چیلنج کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہر ملک کو حق ہے, اگر واقعی ان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے, اور وہ واقعی ہی انلیس کہ وہ کوئی بالکل تھگز ہیں, کوئی ہٹلر کی اس طرح کے لوگ ہیں جہاں پھر انٹرنیشنل انٹرونشن ہوتی ہے. صدام حسین پہ ہوئی تھی انٹرونشن, اس کے اور وجوہات تھے. لہٰذا دنیا کو قبول تو ایکسپٹ تو کریں یا نہ کریں, یہ ایک ریالٹی ہے. اور میں یہ بڑے عرصے سے کہتا رہا ہوں, طالبان ایک ریالٹی ہیں. یہ کہنا, بڑے لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان سے سب آ رہے ہیں. ہاں, پاکستان کا رول ہے اور اس پہ بات کر سکتے ہیں بعد میں, لیکن یہ انڈیجنس لوگ ہیں. انہوں نے ہر جگہ پہ کیسے قبضہ کر لیا 12 دن کے اندر؟ کیونکہ ہر ان کے تقریباً 34-35 پروونسز ہیں. ہر پروونسز میں طالبان نے ایک شیڈو گورنر بنائے ہوئے تھے, اور وہاں کے لوگ وہی ان کی خاندانوں کے اسی ٹرائب کے لوگ تھے. کیونکہ اب مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو, کندھار میں, آپ کا خیال ہے کندھار میں کوئی پاکستانی آ کے کندھار پہ چڑھائی کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ کندھار کے ہی رہنے والے لوگ تھے, پہاڑوں میں تھے, سائڈ پہ تھے, انہی کی ٹرائب سے تھے. کیونکہ جب وہ آئے اور انہوں نے کندھار پہ قبضہ کیا, تو عام لوگوں نے اگر وہ دیکھتے کہ یہ تو اور ٹرائب کے لوگ ہیں, یہ تو کوئی تاجک آ گئے, یا یہ کسی اور جگہ کے پشتون آ گئے, تو لوکل پٹھان, وہاں کے لوکل کندھاری جو ہیں وہ بڑا سخت ریئیکٹ کرتے. تو یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. ہاں, جس کو فیسیلیٹیٹ باہر سے ہوئی, ویپنز بھی باہر سے آئے ہوں گے, ڈرگ ڈیلرز میں پیسے ڈالے ہوں گے, لیکن یہ بڑی موومنٹ ہے. اس کو دنیا کو, یہ ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. طالبان ایک ریالٹی ہے, اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ عام افغان جو ہیں ان کو کچھ ڈر گئے اس وقت, کچھ سہمے میں ہیں, کوئی شک نہیں, کیونکہ طالبان کی پرانی اٹراسٹیز ہیں, لیکن طالبان کے حامی بھی بہت زیادہ ہیں.
सही। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, लेकिन इसका तफसील से जवाब दे दीजिएगा। पाकिस्तान इस तमाम सिनेरियो में कहाँ खड़ा है? बार बार बात हो रही है पाकिस्तान इंक्लूसिव सेटलमेंट की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान बजाय हमें इस तमाम अमल में कहीं नजर नहीं आता। दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए, उसमें भी उसकी सदारत भारत के पास है, पाकिस्तान को बोलने नहीं दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर शदीद एहतजाज किया है। क्या ये पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, या पाकिस्तान को वाकई में नजरअंदाज किया जा रहा है? फिर वजीर आजम साहब का बयान आया है कि ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई अफगानिस्तान में। तो किस किस्म का फ्यूचर पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है नई बनती हुई अफगान हुकूमत के साथ? बड़ा अहम सवाल है और शुक्रिया आपका कि आपने अलाउ किया कि मैं इसका कुछ तवील जवाब दे सकूं। देखिए, पाकिस्तान इस अफगानिस्तान में अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है और तालिबान की जो राइज है या रीबर्थ आप कह सकते हैं, जैसे ही लफ्ज़ आपने कहा, ये पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है और पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान की मदद के बगैर ये एक हकीकत है, पाकिस्तान की तालिबान को जो मदद थी, उन्होंने एक सेंचुरी भी दी पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी थे, क्योंकि पाकिस्तान, ये छुपी हुई बात तो नहीं है कि सबसे पहले इनका हामी पाकिस्तान थे। वो सारी बातें जनरल नसीरुल्लाह बाबर की, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में तालिबान को कैसे सपोर्ट हुई, मुजाहिदीन को के साथ क्या हुआ था, वो तारीख सबके सामने लिखी है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलों ने सबसे पहली किताब इस पे जनरल मतीनुद्दीन थे, उनकी किताब है तालिबान। अभी भी जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ वो किताब मौजूद है। फिर अहमद रशीद की बहुत अच्छी किताब थी तालिबान पे। पाकिस्तान का जो रोल है उनकी जेनेसिस में या ओरिजिन में, वो एक मुसल्लमा हकीकत है। जो उनकी तालिबान का रिवाइवल हुआ, उसमें भी पाकिस्तान ने कोयटा शूरा हवा में नहीं थी, बिल्कुल मौजूद थी। अभी भी जो मुल्ला हिबतुल्लाह उनके मौजूदा लीडर हैं, वो लीडर कहाँ पे थे? वो एक जगह पे मस्जिद कोयटा के करीब रहते थे। जो मुल्ला मंसूर थे मुल्ला उमर के बाद, वो जिस तरह मैंने बताया वो ईरान से अपनी फैमिली छोड़ के आ रहे थे, वो भी कोयटा वापस आ रहे थे, उसके करीब ड्रोन हुआ। मुल्ला उमर कहाँ फौत हुए? मुल्ला उमर कराची के एक अस्पताल में फौत हुए। ये सब हकीकतें हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने एक लिंक रखा, क्यों रखा उसके हम बहस में नहीं जाते, लेकिन एक जुमला जो वेस्ट को समझ नहीं आया, वेस्ट का फेलियर है बहुत बड़ा, वेस्टर्न कैपिटल्स का। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इसलिए अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता था, जनरल असलम बेग के अगर मैं इस्तारा इस्तेमाल करूं, क्योंकि इंडिया को कंपीट करने के लिए इंडिया बहुत करीब था, इसमें कोई शक नहीं है नॉर्दर्न अलायंस के और काबुल में। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान सिर्फ उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसलिए थी कि इंडिया को पुश बैक करें। और ये बहुत से लोग कहते थे कि जब तक रीजनल कंसेंसस नहीं होगा, जब तक आप इंडिया पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान की तालिबान पॉलिसी मौजूद रहेगी। तीसरी बात, पाकिस्तान को नुकसान बहुत बड़ा ये उठाना पड़ा कि अफगान तालिबान के साथ रिश्ता बनाते बनाते और उसको निभाते निभाते पाकिस्तानी तालिबान बन के सामने आ गए। उन्होंने 8-10 साल जो टेररिज्म के साल थे 2006 से 2014-15 तक, उन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। आप जानते होंगे, आप पाकिस्तान में रही हैं, हम सब लोग वहां रहे हैं, हमारे सब आना जाना है, मैं तो ओढ़ना बिछोना ये पाकिस्तान के एक्सट्रीमिज्म ट्रेंड्स को देखना। कितने टेररिज्म सुसाइड बॉम्बिंग एक एक साल में 100 कहां से लोग आते थे? वही थे जो ट्राइबल एरियाज में ट्रेन किए हुए थे। तो पाकिस्तान ने बहुत महंगी कीमत इसकी अदा की पाकिस्तानी तालिबान की सूरत में। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान फौज ने बड़ा जबरदस्त काम किया, जो उनका अच्छा काम है उसको तारीफ करनी चाहिए। अलकायदा को और पाकिस्तानी तालिबान को वो बड़ी बुरी तरह से उनके पीछे पड़े और उन्होंने बड़ी कामयाबी से इनको बहुत जगहों से एलिमिनेट कर दिया पाकिस्तानी इलाके से। लेकिन पाकिस्तान का अफगान तालिबान से ताल्लुक हमेशा बंधा रहा। दोहा में जब ये नए लोग मुल्ला बरादर कौन है? मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में थे। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान को प्रेशराइज किया, इनको छोड़ें। फिर भी जब जो एक मिनट और लगेगा इस बात की, बड़ी जरूरी है आपके नाजरीन के लिए। दोहा में इस वक्त मुल्ला बरादर और बाकी लोग अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर सके कि हम बड़े कंट्रोल में हैं, क्योंकि फील्ड कमांडर्स मौजूद हैं। फील्ड कमांडर्स मुल्ला हिबतुल्लाह को जवाब दे रहे थे क्वेटा में। तो मुल्ला इन लोगों ने प्रेशराइज किया पाकिस्तान को। IMF वाला भी तरीका इस्तेमाल किया गया, बाकी भी कहा गया कि आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमसे लिए कि आप पाकिस्तान की फौज काउंटर टेररिज्म कर रही है, आप हमें सपोर्ट करने के वादे करते रहे और असल हकीकत में आप दूसरों के साथ मदद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम वी आर ऑन द सेम पेज। तो पाकिस्तान को कहा गया कि आप ये हक्कानी ग्रुप के लोग लाएं। तो आपको याद है अनस हक्कानी और बाकी लोग हक्कानी ग्रुप के लोग लाए गए। एक बड़ा मशहूर बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन पीस न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखवाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मुल्ला याकूब और मुल्ला उमर के बेटे को लाएं। तो आज पाकिस्तान ने मदद की, ये कोई शक नहीं है कि ये दोहा प्रोसेस जो कामयाब हुआ,
اس میں پاکستان نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا, یا میں کہہ دوں ہر ایک اس کو پازیٹیو سمجھے گا. امریکہ کی ایکسپیکٹیشن شاید اس سے بھی زیادہ تھی, امریکہ پھر بھی چاہتا تھا پاکستان مزید کرے, پاکستان نے لیکن خاصی حد تک کیا. تو پاکستان کا رول موجود رہا, اور ابھی بھی ملا سب سے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی کلپ, سب سے پہلے مبارکباد ملا برادر کو شاہ محمود قریشی صاحب دے رہے ہیں. تو پاکستان کا یہ دوحہ گروپ والوں سے اور ان سے بڑا اچھا تعلق ہوگا. پاکستان میں اس وقت پاکستان کے حساس اداروں میں, فوج میں جو اسٹیبلشمنٹ تھنکنگ ہے, وزیر اعظم بھی اسی کا حصہ ہیں, یہ سب بہت خوش ہوں گے اور سمجھ آتی ہے بات, کیونکہ ان کا جو انڈیا کا ایک ٹینشن تھی کہ انڈیا کابل کے ساتھ یوں کٹھا مل کے بیٹھا ہے, ان کی وہ ٹینشن دور ہو گئی. لیکن اب اگر طالبان اپنا ڈیلیور نہ کر سکے, اب جو پیسے امریکہ یا ویسٹ دیتا تھا ان کو 70% انہوں نے فوج بھی چلانی ہے, پولیس بھی چلانی ہے, ریونیو بھی کلیکٹ کرنا ہے, سب سروسز بھی پرووائڈ کرنی ہے. پاکستان دے گا پیسے, کون دے گا؟ باقی ملک تو ارد گرد والے نہیں دیں گے. کافی فریز کیے گئے ہیں امریکہ میں افغان حکومت تو کے. بالکل اس وجہ سے اب ان کو جب مدد کی ضرورت ہوگی, چائنا کرے گا کیا؟ ہو سکتا ہے پاکستان اور چائنا کرے, اور پاکستان اس میں مدد کرے. تو یہ بالکل ریجنل کانٹیکس تبدیل ہو گیا ہے. اس کو پاکستان کے لیے یہ ایک وہ کہتے ہیں دو دھاری تلوار ہے. اگر انہوں نے اس کا اچھا فائدہ اٹھا لیا اور وہاں پہ طالبان کو بتایا کہ دیکھو مائنورٹیز کا خیال رکھو, کسی مائنورٹی کو, کوئی بھی ہو, ہندو, سکھ ہو, صوفیاء کی درگاہیں ہوں, اہل تشیع ہوں, کوئی بھی ہوں, یہ سب افغانستان کا حصہ ہیں, تاجک ہوں, ازبک ہوں, جو کسی حوالے سے مائنورٹی ہے اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوگا تو صرف برا بھلا طالبان کو نہیں کہا جائے گا, پاکستان پہ بڑا جلد اس کا جواب پاکستان کی طرف رخ مڑ جائے گا. اور پاکستان کے طالبان جو ہیں وہ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2000 لوگ وہ انہوں نے رہا کیے ہیں, جو سب پاکستانی طالبان ہیں, وہ سیدھا پاکستان پہنچ گئے ہوں گے. اس کے بعد جو پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں جو ہارڈ لائن کنزرویٹو ایلیمنٹ ہے وہ آلریڈی کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں افغانستان میں اگر اسلام اور طالبان آ گئے, وہ تو یہ نہیں مانتے کہ یہ بڑا ڈاگمیٹک اور نیرو مائنڈڈ ورلڈ ویو ہے طالبان کو, وہ کہتے ہیں یہی اسلام ہے, ان کا اسلام ان کو شریعہ یہی نظر آ رہا ہے. تو پاکستان میں وہ آج سے 2 سال بعد کہیں گے یہ ہمارے لیے اچھا کیوں نہیں ہے, ہم اگر وہاں کامیاب ہوئے ہیں تو ہم پاکستان میں بھی لاتے. تو جو کنزرویٹو آرتھوڈاکس ریلیجس, کچھ اس میں سے ریلیجس ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے, اور یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی اوور آل جو ڈائریکشن ہے اس کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کو اچھی طرح نہ کیا گیا. آخری بات میں کہوں گا کہ ہمیں اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے سب لوگوں کو, امریکہ کو بھی, ریجن کو بھی. اگر طالبان کچھ اچھے کام کریں تو ان کو انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے جو خون سے لکھی دشمنی ہے. وہ اگر اپنی معافی بھی مانگتے ہیں اور ان کو سٹیپس لینے پڑیں گے ریکنسیلیشن کے, جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہوا, باقی ممالک میں ہوا, اگر ان کو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہے تو ان کو معافی بھی مانگنی ہوگی, ان کو ثابت کرنا ہوگا. جس طرح کل وہ ایک جگہ ہم نے سنا کہ وہ کابل میں ایک جگہ امام بارگاہ کے اندر گئے, بڑی بات ہے, اور اس کو داد دینی چاہیے. سکھوں کے پاس گردوارے میں گئے, عورتوں کو جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنی جاب میں جائیں, ہاں دوپٹہ کر لیں, ان کا ایک ویو ہے. آپ ان کو, ان سے پوچھا گیا, ایک سوال میں نے سنا, انہوں نے کہا جی وہ کیا برقع کر لیں بالکل جو پشتون والا ہے, یا جو مسلمانوں کا مختلف لوگوں کے ویو ہیں. آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ ہر عورت کا اپنا حق ہے اور اس کا رائٹ ہے کہ وہ دوپٹہ کرے نہ کرے, یہ کوئی دوسرا اس پہ انفورس, اسلام نے تو کہہ دیا لا اکراہ فی الدین. لیکن اگر وہ اس حد تک رہتے ہیں کہ اچھا تمام لوگ, عورتیں جاب بھی کریں گی, بچیاں اسکول بھی جائیں گی, ہم کوئی ڈوگمیٹک چیز فورس نہیں کریں گے, تو یہ طالبان کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے تو بڑی پروگریسو بات ہے, تو اس کی تائید کرنی چاہیے. اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں اگر انکلوسو ہے, اور وہ عبداللہ وہاں پہ ان کو داد دیں, وہ بھاگے نہیں اشرف غنی کی طرح. جو لوگ وہاں موجود رہے ہیں ان کو بھی کسی طرح یہ پاور پروسیس میں شامل کرتے ہیں, جو ایک نئی کلاس ہے, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو پالیسی بنانا جانتے ہیں, جو آپ کا بینک چلانا جانتے ہیں. ملا عمر کا جو نیشنل بینک تھا, یہ احمد رشید کی کتاب میں لکھا ہے, وہ ان کے جو جس بیڈ پہ وہ سوتے تھے اس کے نیچے ایک بہت بڑا ڈبہ تھا. کسی نے پوچھا ان کا منسٹری آف ٹریجری کیا ہے, انہوں نے کہا یہ ہے, اس کے اندر پیسے پڑے ہوئے. تو اب کم از کم ایک پراپر بینک ہے, کوئی پراپر سسٹمز چل رہے ہیں. وہ چلانے کے لیے طالبان کو پڑھے لکھے پروگریسو لوگ جو ان کے ویو سے نہ اتفاق بھی کرتے ہوں لیکن ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہیے. طالبان نے اگر ایسا ماڈل کریٹ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ گلوبل جو اسلامک موومنٹس ہیں ان کے لیے ایک پازیٹیو سائن بھی بن سکتا ہے. اب یہ میں ہوپ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہوپ فل بات سوچنی چاہیے, امید پازیٹیو رکھنی چاہیے, اور اللہ کرے کہ وہ اپنی نیگیٹو جو ان کی ایٹروسٹیز تھیں یا ان کی جو بگٹری ہے اور جو ان کی بدتمیزیاں, بے حیائیاں اور بے وقوفیاں ہیں, اللہ کرے وہ اس کو بالکل ان ساری باتوں کو طلاق دے دیں
اور یہ راستہ اس راستے پہ چلیں جو سب کو ملا کے چلے. یہ امید کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ حسن عباس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حسن عباس صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. پروفیسر نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اور اسکالر ہیں, طالبان کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں اور کتاب لکھ چکے ہیں اس موضوع پر, طالبان ریوائول پر, اور ان کا تجزیہ آپ نے سنا. ہم یہاں پر آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ افغانستان میں جو صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور طالبان کا اس وقت پورے ملک پر اس وقت کنٹرول ہے, اس حوالے سے آپ کو لمحہ بلمحہ رپورٹ ہماری ویب سائٹ پر مل سکتی ہے اردو VOA کی. ساتھ میں ہمارے سوشل میڈیا پیجز جن میں فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام شامل ہیں. آپ یہاں سے بھی اپڈیٹ لے سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت.